अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है ना, ये राइनाइटिस हमने स्टार्ट किया हुआ था तो क्यूट मैंने करवा दिया था, अब क्रॉनिक है। अच्छा, जो क्रॉनिक में हमारे पास आती है ना, क्रॉनिक मेनली जो कॉज होती है ना, मेनली यही होता है कि एक्यूट परसिस्ट कर रहा है या उसके रिकरेंट एपिसोड आ रहे हैं। तो क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन जिसमें आ जाता है, क्रॉनिक सिंपल होता है, हाइपरट्रॉफिक होता है, एट्रोपिक होता है और रिनाइटिस होता है, और रिनाइटिस केजियोस होता है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास एट्रोपिक है, ठीक है। अब जो सिंपल और हाइपरट्रॉफिक है ना, ये सेम ही है तकरीबन। तो इनके कॉजेज़ और जो भी इनके फीचर्स हैं और ट्रीटमेंट वो तकरीबन सेम है, ठीक है। तो इस वीडियो में ये डिस्कस करते हैं। अच्छा, क्रॉनिक सिंपल राइनाइटिस की कॉजेज़ कौन कौन से हो सकती हैं? अगर रिकरेंट अटैक, इसके कुछ कॉजेज हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। रिकरेंट अटैक होगा अगर एक्यूट राइनाइटिस का, तो वो भी क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर दैट लेड टू क्रॉनिसिटी। अब इसमें फैक्टर आ जाते हैं कि परसिस्टेंट ऑफ नेजल इन्फेक्शन है, और अगर परसिस्टेंट नेजल इन्फेक्शन है तो वो भी क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें हमारे पास आ सकता है साइनोसाइटिस ड्यू टू साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और एडिनॉइड्स आ गए। उसके बाद अगर क्रॉनिक इरिटेशन हो रही है ना, डस्ट की वजह से हो सकती है, स्मोक, सिगरेट, स्मोकिंग, स्नफ, तो वो भी हमारे पास क्या आएगा कि क्रॉनिक राइनाइटिस करवाएगा। उसके बाद अगर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन परसिस्ट कर रही है ड्यू टू डेविएटेड नेज़ल सेप्टम हो सकता है, तो वो भी हमारे पास क्या होगा कि परसिस्टेंट डिस्चार्ज होगा नोज से, और ये क्रॉनिक राइनाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। वेजोमोटर राइनाइटिस हो सकता है। वेजोमोटर में राइनाइटिस में आपको बताती हूँ क्या होता है। उसके बाद एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म, एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट और लैक ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा, जो हमारे पास वेजोमोटर राइनाइटिस है ना, वो क्या होता है कि हमारे पास नॉन एलर्जिक राइनाइटिस है, किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है, वो हमारे पास वैसे ही राइनाइटिस है, ठीक है। इसके सारे फीचर्स जो है ना वो सेम होते हैं, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस है। एलर्जिक राइनाइटिस की सेपरेट वीडियो है, तो उसमें जो भी एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स और ये सेम ही है जैसे ये राइनाइटिस है ना, लेकिन ये है कि इसमें इचिंग नहीं होती। वेजोमोटर राइनाइटिस में ना हमारे पास इचिंग नहीं होती। और जब हम रिपोर्ट्स वगैरह लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं ना, तो अगर एलर्जी की वजह से राइनाइटिस होगा तो ऑफकोर्स उसमें क्या होगा कि इसिनोफिल्स ज़्यादा होंगे, आईजीई एंटीबॉडीज़ होंगी। लेकिन वेजोमोटर राइनाइटिस में हमें ये दो चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक तो इचिंग नहीं होगी, और लैब इन्वेस्टिगेशन में इसाइनोफिल्स और यूसिनोफिल्स, और हमारे पास क्या होगा कि आईजीई जो होंगे वो रेज नहीं होगा उनका लेवल, ठीक है। और इसी वजह से इसमें वेजोमोटर राइनाइटिस में एलर्जिक में ये कोई ना पोलन वगैरह और ना ही कोई इन्फेक्शन होता है, तो इस वजह से एंटीबायोटिक्स इसमें ट्रीटमेंट में भी यूज़ नहीं होती। तो ये होता है वेजोमोटर राइनाइटिस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि क्रॉनिक राइनाइटिस की पैथोलॉजी के। अच्छा, जो हमारे पास क्रॉनिक राइनाइटिस होता है ना, अब हमारे पास साइन एंड सिम्टम अगर आप अपने ज़हन में लाएं तो वही होता है कि हमारे पास डिस्चार्ज होगा, हेडेक होगा, माइल्ड फीवर होगा, यही कॉमन से जो होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास जो कॉमन है ना वो ये होगा कि क्रॉनिक, जो सिंपल क्रॉनिक राइनाइटिस है ना, ये अर्ली स्टेज है हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस की। इसमें हाइपरीमिया हुआ होता है, एडिमा होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, और हाइपरट्रॉफी हो जाती है जो भी हमारे पास के नोज वगैरह के ग्लैंड है ना, हाइपरट्रॉफी ऑफ सीरोम्यूसिनस ग्लैंड, और गॉबलेट सेल भी इंक्रीज़ कर जाते हैं नंबर में। अब हमारे पास क्या होता है कि सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। टर्बिनेट्स के ऊपर साइनोसाइड्स होते हैं, ब्लड साइनोसाइड, वो भी डिस्टेंड कर जाते हैं जो टर्बिनेट्स के ऊपर होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, अब जब हाइपरट्रॉफी होगी तो सबसे पहले क्लिनिकल फीचर क्या होगा कि वहाँ पे स्पेस तो उतनी है, तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेज़ल डिस्चार्ज होगा। नेज़ल डिस्चार्ज क्योंकि ग्लैंड्स की भी हाइपरट्रॉफी हो रही है, सीरोम्यूसिनस ग्लैंड्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब नेज़ल डिस्चार्ज आएगा तो वो म्यूकॉइड म्यूकोपुरुलेंट होगा, ठीक है। उसमें हमारे पास वो थ्रोट में भी जाएगा, जिसको हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं, ठीक है। हेडेक होगा। हेडेक क्यों होगा? क्योंकि हाइपरट्रॉफी हुई हुई है, अब हमारे पास फॉलन टर्बिनेट्स हैं, और वो क्या करेंगे कि हमारे पास नेज़ल सेप्टम को इरिटेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हेडेक होगा। स्वॉलन टर्बिनेट्स डल रेड इन कलर होंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, जो टर्बिनेट्स होंगे ना, ये हमारे पास श्रिंक कर जाते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ द वेजोकंस्ट्रिक्टर ड्रॉप, और ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट करता है कंडीशन को फ्रॉम द हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस। हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस में भी सेम यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज आता है। पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज यही है कि हमारे पास ना पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल पे भी ना वो म्यूकॉइड और म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है ना, हमें नज़र आता है,
ट्रीटमेंट में वही है कि हमने सबसे पहले जो कॉज है ना, कॉज क्या हो सकती है ये वाली, अगर परसिस्टेंट हमारे पास इन्फेक्शन है, एक्यूट अटैक हो रहा है, रिकरेंट अटैक हो रहा है, एक्यूट राइनाइटिस का, और ये सारी कॉजेज़ थे, तो हमने सबसे पहले तो कॉज को रिमूव करना है, ठीक है। अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो हमने सबसे पहले ट्रीट द कॉज विद द पर्टिकुलर अटेंशन टू साइनसिस भी देखने हैं आप, मतलब अगर साइनसाइटिस की वजह से भी क्रॉनिक राइनाइटिस हो सकता है, एडिनाइजिन वगैरह में कोई हमारे पास इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, स्मोकिंग अल्कोहल वगैरह का यूज़ तो नहीं है, यहाँ आदमी का कोई इन्वायरमेंट तो ऐसा नहीं है कि वो उसको बार बार प्रोवोक कर रहा है, क्रॉनिक इरिटेशन हो रही है स्मोक डस्ट वगैरह से, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब नेज़ल इरिगेशन ये है कि हमने नेज़ल इरिगेशन करनी है, नॉर्मल सलाइन से कर सकते हैं, अल्कलाइन सोल्यूशन से कर सकते हैं, ताकि हमारे पास जो नोज़ है ना वो हमारे पास क्लीन एंड क्लियर हो जाए एंड फ्री फ्रॉम द विजिट सिक्रीशन हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेज़ल डी कंजेस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, हाइपरट्रॉफी हुई हुई है, पहले स्पेस कम है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, ठीक है, तो हम डी कंजेस्टेंट यूज़ करेंगे, ताकि क्या है कि हमारे पास जो उसकी थोड़ी सी वेंटिलेशन है ना वो इम्प्रूव हो जाए। अब ये एक टर्म लिखी हुई है मेडिकामेंटोज़ा, इसमें यह है कि जो लोग एक्सेसिव नेज़ल स्प्रे का यूज़ करते हैं ना, तो उनमें भी क्रॉनिक राइनाइटिस बाज़ का तो हो जाता है, उसको राइनाइटिस मेडिकामेंटोज़ा कहते हैं। मेडिकामेंटोज़ा एक जनरल टर्म है, इसमें ये होता है कि अगर कोई भी आपको कंडीशन हो रही है, जैसे एलर्जी वगैरह या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आता है या डिजीज़ हो रही है, ड्यू टू द एक्सेसिव यूज़ ऑफ द मेडिकेशन और ड्रग और मेडिकेशन के यूज़ की वजह से जब कोई कंडीशन और डिजीज़ होती है ना, तो उसे मेडिकामेंटोज़ा कहते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या है कि साथ में इन्फेक्शन वगैरह हो गया, ठीक है। अब हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस सेम वही चीज़ें हैं, इसमें हमने स्पेसिफाई सा करके बता देना है कि थिकनिंग हुई होगी म्यूकोजा की, सब म्यूकोजा की, सिर म्यूसिनस ग्लैंड और पेरियोस्टियम बोन्स वगैरह की, ठीक है। एटियोलॉजी इसमें सेम वही चीज़ें हैं कि रिकरेंट नेज़ल इन्फेक्शन होगा, क्रॉनिक राइनाइटिस होगा, परसिस्टेंट नेज़ल इन्फेक्शन, ठीक है, और इरिटेशन, क्रॉनिक इरिटेशन है ड्यू टू द स्मोक, इंडस्ट्रियल इरिटेंट, प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ नेज़ल ड्रॉप्स एंड द वेजोमोटर एंड एलर्जिक राइनाइटिस, वही चीज़ें हैं, ठीक है। सिम्टम्स में भी इसकी सेम वही हैं, लेकिन इसमें क्या है कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन प्रीडोमिनेंट है, उसके बाद नेज़ल डिस्चार्ज आ जाएगा, फीवर वगैरह, हेडेक होगा, और ट्रांजिएंट इंसोमिया भी हो सकता है, एनोस्मिया, ठीक है, एनोस्मिया सॉरी। उसके बाद साइन आ जाते हैं, साइन में ये है कि वही होगा कि हाइपरट्रॉफी हुई होगी, और हाइपरट्रॉफी ऑफ टर्मिनेट्स की वजह से क्या होगा कि थिक हो, म्यूकोजा भी थिक हुआ होगा, और वो हमारे पास प्रेशर होगा विद द प्रॉप, डज नॉट पिट ऑन अ प्रेशर विद द प्रॉप, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मैक्सिमम चेंजेस जो होते हैं ना इन्फीरियर टर्मिनेट्स पे आते हैं, इन्फीरियर टर्मिनेट या तो हमारे पास हाइपरट्रॉफाइड हुआ होगा एट द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड पे भी हो सकता है, और इन्फीरियर बॉर्डर पे भी हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी मेलबरी अपीयरेंस हो जाती है। ट्रीटमेंट इसका वही है कि हमने सबसे पहले कॉज को ट्रीट करना है, कॉज को रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब हाइपरट्रॉफी हुई हुई है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, तो इसका हमें कोई ना कोई रिडक्शन इन साइज़ करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास उसकी वेंटिलेशन इंप्रूव हो सके। तो उसके हमारे पास ये होता है कि लीनियर कॉटराइजेशन कर सकते हैं, सब म्यूकोजल डायाथर्मी कर सकते हैं, और क्रायोसर्जरी ऑफ द टर्मिनेट। जो लीनियर कॉटराइजेशन होती है ना, इसमें ये होता है कि हम ना, ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रॉप को हीट करते हैं, और प्रॉप को हीट करने के बाद हम जो टर्बिनेट, नेज़ल टर्बिनेट है ना, उसकी सरफेस के अलोंग ना उसको बर्न करते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो कि उसकी ना एक स्पेस क्रिएट हो जाए। बेसिकली यही होता है कि हमने प्रॉप को हीट किया और नेज़ल टर्बिनेट्स की सरफेस के अलोंग एक लाइन ऑफ बर्न बना दी, ठीक है, बर्न बर्न। उसके बाद सब म्यूकोजल डायथर्मी में क्या करते हैं कि यही है कि इसमें भी हम वो आई थिंक प्रो भी होता है, ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा, उसको हम हीट नहीं करेंगे, उसको नाक के अंदर डालेंगे, पहले में हमने हीट किया था इसको, इसके अंदर हमने डायरेक्ट उसको अंदर डाला, फिर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं फ्यू सेकंड के लिए। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा कि जो साइनसाइड्स होंगे ना, वीनस साइन होंगे, उनमें कोगुलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास नेक्रोसिस होगी टिश्यूज़ की, और फाइब्रोसिस होगी। जब फाइब्रोसिस होगी तो वो कंस्ट्रक्शन होगी उस जगह पे, और हमारे पास ऑटोमेटिकली स्पेस क्रिएट हो जाएगी। क्रायो सर्जरी ऑफ टर्मिनेट्स में क्या है कि इसमें कोई सर्जरी वगैरह या कट वगैरह नहीं लगता है, ना करंट यूज़ है ना हीट वगैरह का यूज़ है। इसमें यह है कि उसको ना एक्सट्रीमली कूल करके ट्रीट करते हैं, ताकि ना उसमें वो स्पेस वगैरह क्रिएट हो जाए, ठीक है। इसको आप लोग एक दफ़ा फिर भी गूगल से देख लेना, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम पार्शियल या टोटल टर्बिनेक्टमी कर सकते हैं। जो हमारे पास इंफीरियर था वो इंटीरियर एंड पे भी हो सकता था, पोस्टीरियर पे भी और इंफीरियर पे भी, डिपेंडिंग अपॉन के उसको कहाँ पे हाइपरट्रॉफी हुई है तो हम उसके कंप्लीट और पार्शियल टर्बिनेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये होता है कि टर्बिनेक्टमी जब कर देते हैं ना एक्सेसिव तो स्पेस क्रिएट हो जाती है, और नेज़र नोज़ में जब भी स्पेस क्रिएट होती है ना तो उसमें एक्सेसिव और परसिस्टेंट क्रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये है कि हम यहाँ पाँचवा तरीका ये है कि हम जो टर्बिनेट्स है ना, टर्बिनेट बोन है उसकी ना सब मिकोजा को रिसेक्ट कर दें। इससे क्या होगा कि उसका साइज़ तो कम हो गया, बोनिंग ऑब्स्ट्रक्शन तो रिमूव हो जाएगी, लेकिन टर्मिनल मिकोजा परसिस्ट करेगा, उसका फंक्शन वैसे ही चलेगा। लेज़र यूज़ कर सकते हैं, को रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं, जो कि सब क्या करेंगे, साइज़ ऑफ टर्बिनेट्स को कम कर देंगे। ये था हाइपरट्रॉफिक, जो मेनली वही है कि हमारे पास सिंपल क्रॉनिक राइनाइटिस के। इसके बाद कंपनसेटिव हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस है। कंपनसेटिव हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस में ये होता है कि जिन लोगों में हमारे पास डेविएटेड सेप्टम होता है ना, तो एक तरफ क्या होगा कि नेज़ल कैविटी क्या होगी कि वो नैरो होगी, और दूसरी तरफ क्या होगा कि वो वाइड होगी। तो जो वाइड वाला एरिया होता है ना, उधर कंपनसेशन के लिए क्या होगा कि उसके मिकोजा वगैरह जो ग्लैंड्स हैं और जो टर्बिनेट्स हैं ना वो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी उनकी, ताकि वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लें। और मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी स्पेस होती है तो उधर क्या होता है कि क्रस्टिंग वगैरह हो जाती है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वहाँ पे क्या होगा कि ग्लैंड्स वगैरह टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी हो जाएगी उनकी। अब ये है कि इसमें यह है कि हाइपरट्रॉफिक जो चेंजेस आ गए हैं ना, जो रूमियर साइड थी, वो जब नेज़ल सेप्टम ट्रीट कर देते हैं ना, उसकी डेविएशन को ट्रीट कर दिया जाता है, तो उसके बाद वो करेक्ट नहीं हो सकते। तो उसकी अब जो हाइपरट्रॉफाइड टर्बिनेट्स होंगे वो फिर से ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कॉज करेंगे, तो हम इनकी दोबारा से टर्बिनेट्स का ये ट्रीटमेंट कोई भी यूज़ करके तो उनको दोबारा ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एट्रोपिक राइनाइटिस। अल्लाह हाफिज़।